हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पाठ नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ब्लूप्रिंट के हिसाब से बात करें तो बेटा यहाँ से हमारे छोटे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। जैसे हमने बात करी, सभी चैप्टर में से हमारे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर छोटे क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे और उनको एक एक साथ में हम करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, आप यहाँ पर समझिए कि व्यापार की बात आती है तो सर व्यापार अकेला नहीं आएगा। आप व्यापार के साथ में संचार भी ले सकते हैं और आपका परिवहन भी ले सकते हैं। तो सर ये परिवहन, व्यापार, संचार कहां पर था सर? अगर आपको याद आए तो आपको पता लगेगा इसे तृतीयक व्यवसाय में था। कहां पर था? तृतीयक व्यवसाय में था। और तृतीयक व्यवसाय में हमने इसको पढ़ा था उत्पादन और विनिमय। ये दो शब्द थोड़ा सा याद रखिएगा, उत्पादन प्लस विनिमय। उत्पादन किसका? सेवाओं का। और विनिमय किसका? उन सेवाओं को पहुंचाने में दूरी को कम करने के लिए परिवहन, व्यापार, संचार। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप इसमें हमने परिवहन पढ़ लिया, हमने संचार पढ़ लिया पिछले वीडियो में। अब हम पढ़ रहे हैं व्यापार। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, व्यापार की हम बात करें, यहां पर समझिए आप, व्यापार की बात करें तो व्यापार कहां होता है? आप खुद सोचिए, व्यापार कहां होगा? सर व्यापार, अगर हम दो क्षेत्रों की बात करें, कोई भी दो क्षेत्र लें, यहां पर एक क्षेत्र ये रहा, एक क्षेत्र ये रहा है, तो वहां पर होगा सबसे पहले जहां पर संसाधन अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर कोयला है, तो यहां पर मान लीजिए लोहा है, तभी तो ये कोयला बेचेगा, ये खरीदेगा, और ये लोहा बेचेगा, है ना। संसाधन अलग अलग होने चाहिए। तो व्यापार के लिए दो पक्ष होते हैं। एक तो मान लीजिए यहां पर बेचने वाला होता है, ये मानकर चलिए। एक पक्ष होता है वो खरीदने वाला होता है। दो पक्ष होते हैं, खरीदने वाला। तो व्यापार का मतलब क्या हुआ कि जब दो पक्षों के मध्य कोई निश्चित वस्तुओं का, कोई वस्तु हो सकती है या फिर कोई सेवा हो सकती है, उसका आदान प्रदान होता है, तो उसे हम व्यापार कहते हैं, बिल्कुल साधारण शब्दों में। और आप थोड़ा सा रिकैप करेंगे, आपको याद आएगा, मैंने बताया था रियो डी जेनेरो और केपटाउन के मध्य व्यापार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि संसाधन समान है, तो संसाधन अलग अलग होने चाहिए। व्यापार दो प्रकार का होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कुछ नहीं, देखिए आप, जब दो देशों के मध्य, बिल्कुल आसान परिभाषा है, जब दो देशों के मध्य निश्चित वस्तुओं का, ये वस्तु हो सकती है, निश्चित सेवाओं का, सेवा भी हो सकती है, इधर भी हो सकता है व्यापार और इधर भी हो सकता है। जब दो देशों के मध्य निश्चित वस्तुओं, सेवाओं का निश्चित नियमों के अनुसार आदान प्रदान होता है या आयात निर्यात होता है, तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बिल्कुल आसान है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें राष्ट्रीय व्यापार, तो राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जब किसी देश में या किसी एक देश में उसकी राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत ही, यानी ये राष्ट्रीय सीमा होगी, मान लीजिए कोई देश है, हम भारत की बात करते हैं, तो ये भारत के अंदर बात करें, इसी राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत ही, है ना, विभिन्न राज्यों के मध्य निश्चित वस्तुओं का, वही बात, या निश्चित सेवाओं का निश्चित नियमों के अनुसार आदान प्रदान होता है, तो उसे हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब व्यापार का स्वरूप क्या रहा है? ये बड़ा मोस्ट है, यहां पर क्वेश्चन आता है। देखिए, व्यापार का स्वरूप अगर हम प्रारंभिक काल के अंदर बात करें, तो प्रारंभिक काल में जब मुद्रा नहीं थी, कागज नहीं था, धातु नहीं थी, तब हम वस्तु विनिमय करते थे। सर क्या करते थे? वस्तु विनिमय करते थे, वस्तु की अदला बदली करते थे, जो भी ऐसे कि वो आपको चाहिए होगी। जैसे मान लीजिए आपको मुझसे कोई किताब चाहिए, तो मैं भी आपसे कुछ लूंगा, वस्तु की अदला बदली होगी। मान लीजिए आप, मैं किताब दे रहा हूं, किताब बेचने वाला हूं, तो मैंने आपसे गेहूं ले ली, तो इस तरीके से वस्तु का अदला बदली होगी। लेकिन जब धातु की और कागज का विकास हो गया, तब यहां पर वस्तु विनिमय की जगह मुद्रा विनिमय आ गया। क्या आ गया? मुद्रा विनिमय आ गया। यानी व्यापार का प्रारंभिक स्वरूप वस्तु विनिमय है। बिल्कुल आसान है। चलिए जी सर, आगे देखिए आप। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। देखिए, इतिहास बिल्कुल आराम से समझने वाली बात है। मैं थोड़ी सी छोटी सी कहानी बता देता हूं आपको। जब प्रारंभिक काल थे, तो आप देखते होंगे कि जब वहां पर लंबी दूरी तय करने के अंदर व्यापारी कतराते थे। क्यों? क्योंकि पहले तो लंबी दूरी तय करने के लिए क्या होता था, जंगल में जाना पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए परिवहन के साधन नहीं है, लूटपाट हो जाती थी, रास्ते खराब थे, तो छोटी दूरी तक व्यापार होता था प्राचीन काल में। तो व्यापार जो स्थानीय बाजार है, वहां पर स्थानीय बाजार में ही होता था। क्यों होता था? क्योंकि जो वहां के जो गरीब लोग हैं ना बेटा, गरीब लोग, उनको मूलभूत आवश्यकता चाहिए, तो वहां पर स्थानीय बाजार में मिल गई है। लेकिन जो धनी लोग हैं, जो विलासिता की वस्तुएं चाहते हैं, उनके लिए लंबी दूरी का व्यापार होता था, बड़ी जोखिम का, जिसमें रेशम मार्ग है। रेशम मार्ग जो व्यापार था, वो चीन से रोम की तरफ था। चीन से कहां पर था? रोम की तरफ था। चीन से रोम की तरफ। आप इसको मैं यहां समझा देता हूं, थोड़ा सा आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा। मैं यहां बताता हूं आपको। मैं
चीन से रोम की तरफ, यहां पर देखिए आप, ये देखिए आप, अगर मैं चीन से रोम की तरफ बात करूं तो ये आपका चीन रहा और यहां से आपका इटली का रोम रहा, यहां से ये व्यापार होता था, बिल्कुल यहां से। लेकिन जब मध्य एशिया के अंदर यानी कजाकिस्तान, कहानी है कजाकिस्तान किर्गिस्तान में, जब यहां पर मुस्लिम शासकों का राज्य यहां पर राज्य हो गया, तो उन्होंने इस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, बंद कर दिया। तब यूरोपीय लोगों ने क्या सोचा, अरे भैया अब हमको यहां पहुंचना है, कैसे करेंगे व्यापार? तो उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज कर दी। क्या कर दी? समुद्री मार्ग की खोज कर दी। और समुद्री मार्ग की खोज करने के बाद क्या हुआ बेटा? देशों पर अधिकार हुआ, यानी उपनिवेश की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? उपनिवेश की शुरुआत होती है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। तो यहां पर रेशम मार्ग बंद हुआ। फिर इसके बाद में क्या होता है, देखिए आप लिखेंगे इसमें, समुद्री मार्गों के द्वारा यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार बढ़ा। उन्होंने यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार बढ़ा। इंग्लैंड ने भारत पर अधिकार किया, श्रीलंका पर अधिकार किया, काफी अधिकार किया। 15वीं शताब्दी के अंदर उपनिवेशवाद के बाद में एक नया व्यापार शुरू हुआ, दास व्यापार। क्योंकि उन्होंने संसाधनों पर अधिकार कर लिया, वहां के लोगों को जो रोजगार नहीं था ना बेटा, तो वो लोग शिफ्ट होने लगे दास व्यापार के लिए। उनको जैसे बागान लगाए थे, अपन ने पढ़ा था बागाती, वो पढ़ा था रोपण कृषि, तो वहां से उनको सस्ते से क्या मिल रहे थे? मजदूर मिल रहे थे, उठाते थे और वहां पर अपने बागानों में ले जाते थे। दास व्यापार 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में और यूएसए के अंदर 1808 में प्रतिबंधित कर दिया गया। डेट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकती है। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देशों ने क्या हुआ समझिए आप, कि जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है और यहां पर इंग्लैंड है। इंग्लैंड क्या कर रहा है? उसकी औद्योगिक क्रांति है, मशीनें लग गई है, वो यहां से कपास उठाएगा। कपास जब उठाएगा तो यहाँ कपास सस्ते दाम पे जा रही है। जब यहां पर तैयार हो रहा है कपड़ा, उस कपड़े को वापस यहीं भेज देगा, तो कपड़ा हो गया महंगा। दो काम हो रहे हैं, एक तो यहां से सस्ता माल, कच्चा माल सस्ते रूप में जा रहा है, फिर तैयार माल होके आ रहा है, तो तैयार माल यहाँ पर महंगा है, तो वहां से मुद्रा वहां जा रही है। और दूसरी बात, यहाँ के जो घरेलू उद्योग हैं, जो कपास से अपना वस्त्र बना रहे हैं, वो धीरे धीरे बर्बाद हो गए। कारण हमने भी क्या किया? विदेशी वस्तुओं को जल्दी से अपनाया। ठीक है, तो पहला था यूरोप से, यूरोपीय देशों से उपनिवेश देशों की ओर। लेकिन धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के अंदर व्यापार की दिशा बदलती है और व्यापार औद्योगिक देशों के मध्य ही होने लग गया, जब उपनिवेशवाद बंद हो गया। समझ रहे कहानी आप? तो कहानी के हिसाब से अब क्या है, हम औद्योगिक देशों यानी विकसित देश के साथ या अल्प विकसित देश के साथ अब व्यापार करते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? अस्तित्व में क्यों है मुझे बताइए। मैं ये पेन बना रहा हूं, समझिए आप, ये पेन बना रहा हूं, अगर इस पेन में गुणवत्ता नहीं होगी, इसकी कीमत नहीं होगी, तो ये टिक पाएगा क्या मार्केट में? आपके घरेलू मार्केट में टिक नहीं पाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की तो बात अलग है। तो वही बात है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तभी वो अस्तित्व में होगा जब कोई देश का जो सेवा का उत्पादन कर रहा है या कोई वस्तु का उत्पादन कर रहा है, उसमें विशिष्टीकरण का गुण हो, यानी उसमें क्वालिटी हो, तो वो अपना अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वो टक्कर देगा, वहां पर जन्म लेगा। यानी वस्तु का और सेवा का विशिष्टीकरण होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत तुलनात्मक लाभ और पूरकता व हस्तांतरण। बिल्कुल सिंपल है। आज मैं किसी से व्यापार कर रहा हूं या ए व्यक्ति बी से व्यापार कर रहा है, तो वो अगर मान लीजिए ए ही लाभ कमाता रहे और बी को हानि होती रहे, तो ये क्या व्यापार चलेगा? क्या नहीं, दोनों को तुलनात्मक लाभ होना चाहिए। अब तुलनात्मक लाभ कब होगा? जब वस्तु मान लीजिए ए बी को बेच रहा है, तो यह भी होना चाहिए कि ए भी बी से कोई वस्तु खरीदे, दूसरी वस्तु खरीदे, लेकिन खरीदे। तो तुलनात्मक लाभ होना चाहिए सिद्धांत में। दूसरा, पूरकता होनी चाहिए, यानी प्रथम पक्ष भी वस्तु को बेच रहा है तो द्वितीय पक्ष भी इधर ही आ रहा है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन आते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार काफी अच्छा है, मोस्टली बन जाता है संसाधनों भिन्नता। सर ये कौन सा? बिल्कुल मैं दो एक नाम दूंगा और आपके बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा। रियो डी जेनेरो, ब्राजील की बात की थी मैंने, याद आया आपको? और एक बात की थी केप टाउन, जो दक्षिण अफ्रीका में। और अपन ने लिखा था कि इनके मध्य व्यापार क्यों नहीं हो रहा है। कारण ये दिया था कि दोनों के मध्य संसाधनों में भिन्नता है, इसके कारण यहां पर व्यापार नहीं हो रहा है। तो संसाधनों में भिन्नता होनी चाहिए, चाहे वो धरातल की भिन्नता हो, खनिजों की भिन्नता हो, कृषि की भिन्नता हो, खाद्यान्न की भिन्नता हो। ये भिन्नता होगी तभी व्यापार होगा, है ना। इसी के अंदर देख लिया आप, ये इसी के पार्ट है। धरातलीय भिन्नता होनी चाहिए, जलवायु में भिन्नता होनी चाहिए। जलवायु में भिन्नता में आप सोचिए कि यूरोपीय देश भारत में क्यों आए थे, उपनिवेश देशों में क्यों आए थे? भैया मसाले के कारण आए थे, और मसाले केवल
उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होते हैं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होते हैं, इसलिए वो यहां पर आए थे। तो यहां पर जलवायु की भिन्नता काम कर रही है। अच्छा, जनसंख्या कारक, ये कारक थोड़ा मोस्ट है, आप समझिएगा। भारत जैसा देश है जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा होने के कारण आंतरिक व्यापार ज्यादा होता है, यानी देश के भीतर ज्यादा व्यापार होता है बजाय अंतरराष्ट्रीय व्यापार के। समझ रहे हैं आप? यानी जनसंख्या ज्यादा होगी, माफ कीजिएगा, भारत में, चीन में, वहां पर आंतरिक व्यापार ज्यादा होगा बजाय आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के, है ना। और जहां पर जनसंख्या कम होगी, विकसित देश है, वहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। आर्थिक विकास की व्यवस्था, भैया कोई समस्या नहीं है। अगर हम विकसित देश की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत आगे है। अगर हम विकासशील के अंदर बात करें, भारत, चीन में, तो ये भी अंतरराष्ट्रीय में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। लेकिन हम अल्प विकसित की बात करें, जैसे मान लो अफ्रीकन देश की, तो ये बहुत कम है। तो विकास जितना अच्छा होगा, आर्थिक व्यवस्था उतनी अच्छी होगी, वहां पर वस्तुओं की गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में टक्कर देंगे। नहीं तो क्या टक्कर देंगे बताइए आप? नहीं हो पाएगा। तो विदेशी निवेश की सीमा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कैसे? देखिए आप, हम ये मानते हैं कि जो भी अल्प विकसित या विकासशील देश है, उस विकासशील देशों में क्या समस्या होती है बेटा? देखिए आप, उस विकासशील देश, मान लीजिए कोई देश है, यहां पर आपको संसाधन खूब मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोयला मिल जाएगा, खनिज मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उन संसाधनों को तकनीक के माध्यम से उनको बदलने की जो तकनीक नहीं होगी, और वहां पूंजी का भाव होगा। तो ये पूंजी का भाव होगा, तो लोग क्या करेंगे, जो बाहर से विदेश वाले जो लोग होंगे, यहां पर क्या करेंगे, विदेशी निवेश करेंगे। क्या करेंगे? विदेशी निवेश करेंगे। तो यानी इन देशों को क्या चाहिए? संसाधन तो बहुत है, अफ्रीकी देशों की बात करें, लेकिन तकनीक नहीं है, पैसा नहीं है। तो यहां पर विदेशी निवेश जितना ज्यादा होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार उतना होगा। दूसरी बात, जब विदेशी निवेश करेंगे तो तैयार माल होगा कच्चे माल से, वो कच्चे माल के लिए बाजार कौन है? बाजार यही है, तो बाजार भी मिल जाएगा। अब यहां पर एक समझने वाली बात बेटा यह है कि यहां पर अगर हम आगे पढ़ेंगे संगठनों को, जैसे WTO को पढ़ेंगे हम, अगर वो नहीं आएंगे तो धीरे धीरे ये देश बर्बाद हो जाएगा। तो यहां पर कुछ कानून के द्वारा इसको रोका जाएगा, हम आगे पढ़ेंगे। परिवहन क्या होता है? आपको मैं एक चीज बताई थी, आपको याद हो कि अगर कच्चे माल की बात करें, और अगर मान लीजिए हम किसी उत्पादन केंद्र की बात करें, और अगर हम किसी बाजार की बात करें, ये सब किससे जुड़े हुए होते हैं? ये सब किसी परिवहन के साधनों से, संचार से जुड़े होते हैं। तो परिवहन के साधन जितने बेटर होंगे, जितने अच्छे होंगे, वहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार उतना ही अच्छा होगा। हाँ, पहुंचता वायुयान हो, रेलवे हो, सड़क हो, कैसे भी हो। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा? हमने संसाधनों की भिन्नता में हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार पढ़ा। संसाधनों में भिन्नता होनी चाहिए, चाहे धरातली हो, चाहे जलवायु हो, भिन्नता होगी तो ही व्यापार होगा। जनसंख्या कारक पढ़ा, आर्थिक विकास की व्यवस्था पढ़ ली, हमने विदेशी निवेश की सीमा पढ़ ली है सर, और परिवहन पढ़ लिया। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, 1 मिनट में आपको समझ में आएगा। व्यापार का परिमाण, देखो परिमाण अलग होता है, परिणाम अलग होता है। परिमाण का मतलब मात्रा। मैं आपसे कह रहा हूं, सपोज कीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया मैं आपसे बात करूं और मैं ये बोलूं कि सर मैं कुर्सी बनाता हूं, लकड़ी होती है और लकड़ी से मैं कुर्सी बनाता हूं, ठीक है। तो आप में से पहला सवाल पूछेंगे कि सर कितना परिमाण है आपके व्यापार का, यानी आप कुर्सी से कितना पैसा कमाते हैं? 2 लाख कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, क्या कमाते हैं? तो पहला परिणाम का मतलब मात्रा। आप किसी व्यापार का पक्ष देखेंगे, उसकी मात्रा देखेंगे। दूसरा व्यापार का संयोजन, ये व्यापार कौन सा है सर? प्राथमिक है, द्वितीयक है? तो सर ये द्वितीयक है, ये व्यापार का संयोजन हो गया। तीसरा व्यापार की दिशा, व्यापार की दिशा किधर है सर? अगर हम बात करें कि ये विकसित देशों से विकासशील देशों की तरफ है या अल्प विकसित देशों की तरफ है। व्यापार का संतुलन, ये काफी मोस्ट यहां से क्वेश्चन आता है, इसको देखिए आप। देखिए क्वेश्चन आया हुआ भी 2018 के अंदर। मान लीजिए कोई देश है, कोई देश का जो आयात मूल्य है वो है मान लीजिए 2000 करोड़ है, और मान लीजिए उसका जो निर्यात मूल्य है वो है 1800 करोड़। कितना है? 1800 करोड़ है। तो बताइए व्यापार संतुलन कौन सा हुआ? जब आयात ज्यादा है, समझिए आप, आयात का ज्यादा है यानी मैंने वस्तुएं मंगाई है, और निर्यात का मतलब बेचना होता है। वस्तुएं मंगाई तो मैं अपने जेब से पैसा दिया है, जब पैसा दिया है तो मेरे जेब से पैसा ज्यादा गया है, और निर्यात में कम आया है, तो यानी मैं नुकसान में हूं, तो यहां पर यह ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक भुगतान संतुलन इसका उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था। और जब निर्यात ज्यादा होगा तो वो धनात्मक व्यापार संतुलन इसके अंदर आ जाएगा। ओके जी, लीजिए आगे देखते हैं हम।
आगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, द्विपार्श्विक, बहुपार्श्विक, बिल्कुल आसान है। द्विपार्श्विक वही जब दो देशों के मध्य निश्चित वस्तुओं का, डायग्राम जरूर बनाएं, जब दो देशों के मध्य, ये तो लिखेंगे आप, वो डायग्राम बनाएंगे, निश्चित वस्तुओं का या निश्चित सेवाओं का निश्चित नियमों के अनुसार आदान प्रदान होता है तो उसे हम द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। और जब एक देश कई देशों के साथ में निश्चित वस्तुओं का या सेवाओं का व्यापार करता है तो उसे हम बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। खास बात यह है कि वो देश किसी एक देश को अपना सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र यानी MFN घोषित कर देता है बहुपार्श्विक व्यापार के अंदर। डायग्राम जरूर बनाएंगे आप, ओके जी। अच्छा, मुक्त व्यापार क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, व्यापार को मुक्त कर दो, है ना। तो यहां क्या होगा कि व्यापारिक अवरोधों को हटाकर, व्यापारिक अवरोधों, अवरोध का मतलब कर होते हैं भैया, है ना, करों को हटाकर जब विश्व की अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाता है, विश्व की अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाता है, अर्थात संपूर्ण विश्व एक बाजार बन जाता है, संपूर्ण विश्व एक बाजार बन जाता है, कोई सीमा नहीं होती है, तो उसे हम मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण कहते हैं। बिल्कुल आसान है, समझ गए आप। व्यापार को मुक्त कर दिया है, आपने टैक्स हटा दिए हैं, तो जब सारी विश्व की अर्थव्यवस्था खुल गई है, संपूर्ण विश्व एक बाजार बन गया है, तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है? अब मेरी बात समझिए, बिल्कुल आसान है कि मान लीजिए अमेरिका की बात करें, ये अमेरिका है और ये आपके मान लीजिए अफ्रीका, कोई अफ्रीकी देश है, आपने पूरे विश्व के व्यापार अर्थव्यवस्था खोल दिया है, तो अमेरिका क्या करेगा? यहां से संसाधन लेता रहेगा सस्ते दाम पर, और फिर तैयार माल को यहां बेचता रहेगा। तो यहां से देश सस्ते दाम पर तो कच्चा माल दे रहा है और महंगे दाम पर इन चीजों को खरीद रहा है, तो धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। तो यहां पर देखिए भूमंडलीकरण, इसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं या वैश्वीकरण भी कहते हैं। मुक्त व्यापार में विकसित देशों की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होती है, अमेरिका मजबूत हो ही जा रहा है, लेकिन अफ्रीकी देश को समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, है ना, क्योंकि तकनीक नहीं है जो अपने संसाधनों को खुद ही बना ले, है ना। तो इसके कारण विकासशील देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। और कुछ देश क्या करते हैं, अमेरिकन देश क्या करते हैं कि मुक्त व्यापार के कारण सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुओं को भी यहां पर डाल देते हैं। अब एक बात और समझना, मैं अफ्रीका से मान लीजिए मैं यहां से लकड़ी ले रहा हूं, सपोज कीजिए मैं लकड़ी ले रहा हूं और यहां से कुर्सी बनाकर बेच रहा हूं, तो ये कुर्सी यहां आ जाएगी, तो कुर्सी खरीदेंगे कौन? अफ्रीकी लोग खरीदेंगे, पैसा देना पड़ रहा है। और वो कुर्सी किससे बनी थी? लकड़ी जो यहीं पैदा हुई थी, कम दाम में इन्होंने बेच दी। लेकिन जो यहाँ के घरेलू जो व्यापारी हैं, जो कुर्सी बनाते हैं, उनके पास वो तकनीक नहीं है, उनके लोगों को उनके सामान को लोग कम खरीदेंगे और धीरे धीरे इनके घरेलू उद्योग चौपट हो जाएंगे। ये प्रतिकूल प्रभाव इसका है कि घरेलू उत्पादकों को बहुत भयंकर नुकसान होता है। देखिए आप, विकसित देश से विकासशील देश है, वस्तु भी यही खरीद रहे हैं, सेवा भी इधर ही जारी है, तो धीरे धीरे ये स्थिति आती है। डंप करना किसे कहते हैं? बिल्कुल अच्छा है, मोस्ट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं डंप करना किसे कहते हैं? लागत की दृष्टि से नहीं, बल्कि विभिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तुओं को बेचने की प्रथा डंप करना कहलाती है। लागत की दृष्टि से नहीं है, आप कई कारण से, मान लीजिए आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप सामने वाले को नुकसान कराना चाहते हैं, तो आप किसी भी दृष्टि से कम कीमत, अलग अलग कीमत की वस्तुओं को वहां पर बेचेंगे, उसको डंप करना कहते हैं। बल्कि विभिन्न कारणों से अलग अलग की कीमत की वस्तुओं को बेचना। अच्छा जी, गैट क्या कहते हैं? अब बात आ गई कि सर आपने कहा कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश आगे बढ़ रहे हैं, छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश चौपट हो रहे हैं, इनका ध्यान कौन रखेगा? ध्यान रखने के लिए समझौता किया गया था 1948 में। वही देख लीजिए आप कि विश्व को उच्च और अधिक सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार के व्यापारिक करों से मुक्त करने के लिए 1948 में एक समझौता हुआ, उसको गैट कहते हैं। और विशेषतः ये छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों को बचाने के लिए किया गया था। मैंने बताया ना आपको कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश तो अपने उनके मजे हो रहे हैं, छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश चौपट हो रहे हैं। तो क्या हुआ? गेट समझौता हुआ था व्यापारिक या सीमा शुल्क करों को लगाने के लिए, विभिन्न प्रकार के व्यापारिक करों से मुक्त करने के लिए। गेट की फुल फॉर्म आ जाती है, वो ध्यान रखना, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। क्या रहती है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, और इसका हिंदी अर्थ होता है सामान्य व्यापार प्रशुल्क समझौता। ठीक है, यहां पर टी का मतलब, एक का मतलब टी एंड टैरिफ है और एक का मतलब ट्रेड है। WTO होता क्या है? बाद में हमने मुक्त व्यापार या निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए
मुक्त व्यापार या निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1995 के अंदर जो गैट था उनके सदस्य राष्ट्रों ने मिलकर एक संस्था बनाई। उस संस्था का नाम था WTO। शब्दों में क्या लिखेंगे आप? मुक्त व्यापार या निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, सबको समान अवसर देने के लिए 1995 में गैट को WTO में बदल दिया गया, विश्व व्यापार संगठन में। इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। 1947 से भारत यहां का सदस्य राष्ट्र रहा है। अब WTO के कार्य बताइए आप मुझे। बताएं कि जब हम WTO में शामिल हो रहे हैं, मान लीजिए मैं शामिल हो गया, भैया मैं आपके यहां पर आ रहा हूं, तो होगा क्या? आप समझिए। आप पहला काम तो क्या होगा? WTO बोलेगा कि भैया जो भी यहां पर सदस्य राष्ट्र बनेंगे, मैं उन्हें क्या प्रदान करूंगा? एक मंच प्रदान करूंगा। बिल्कुल सही है सर। यहां पर से कार्य है कि सदस्य राष्ट्र क्या प्रदान करेंगे? मंच प्रदान करेंगे। ठीक है सर। दूसरा, अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का मैं निपटारा भी कर दूंगा, ये WTO कहता है। बहुत अच्छी बात है सर। तीसरा, मैं विभिन्न देशों के मध्य जो भी सदस्य राष्ट्र है उनके अंदर कोई भी जो निश्चित होंगे व्यापारिक कर हैं, जो भी हैं, उनको क्या करूंगा? लागू करूंगा। जो नियमों के हिसाब से होगा उसको लागू कर दूंगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, मैं क्या करूंगा कि आपके पास में जो भी अनुकूलतम संसाधन है किसी भी देश में, उसके लिए क्या करूंगा? उसका उचित उपयोग करूंगा। उसके लिए उपयोग के लिए नीति बनाऊंगा, है ना? उपयोग के लिए मैं नीति बनाऊंगा विभिन्न देशों की। पांचवा क्या करूंगा? मैं विश्व की आर्थिक नीति बनाऊंगा। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये WTO कह रहा है। आर्थिक नीति बनाऊंगा। और उस आर्थिक नीति को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की क्या लूंगा? हेल्प लूंगा। ले लीजिए हेल्प। और एक और पॉइंट है, सिक्स्थ है कि मैं बैंकिंग व संचार के मध्य विश्व के स्तर पर जो सदस्य राष्ट्र है, बैंकिंग और संचार के स्तर पर भी काम करूंगा, बौद्धिक क्षमता के स्तर पर भी काम करूंगा। ओके जी सर, ये क्वेश्चन मोस्ट है, देख लीजिएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा देखिए, अब अगला, पतन क्या होता है, बंदरगाह क्या होता है? देखिए ये आपकी किताब में पतन बंदरगाह आता है, आप कंफ्यूज होते हैं सर क्या है बंदरगाह, क्या है पतन। तो मैं एक बार बताऊं आपको, बंदरगाह है ना बेटा, ये फारसी शब्द से बना है। देखो बंद का मतलब होता है बंद, क्लोज। दर का मतलब होता है दरवाजा, गाह का मतलब होता है स्थान। ये आप सोचते हो कि बंदर, पहले मैं भी सोचता था बंदर कोई बंदर से जुड़ा हुआ शब्द होगा, ऐसा नहीं है। बंद का मतलब क्लोज हो गया, घिरा हुआ। दर का मतलब दरवाजा, गाह का मतलब कोई रास्ता। तो बंदरगाह तो ये फारसी शब्द है। तो देखिए फारसी शब्द, तो सबसे बड़ी बात है कि बंदरगाह फारसी शब्द है, पहले लिया हुआ है, तो यानी ये प्राकृतिक होता है। आप कभी कभार देखते होंगे, हम भारत के अंदर यहां पर बात करें, हमने बात किया कि सर यहां मुंबई बंदरगाह था, और मुंबई बंदरगाह के लिए वहां पर दबाव कम करने के लिए हमने यहां पर जवाहरलाल नेहरू या फिर आपने नहाश शेवा बंदरगाह बना दिया। तो मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये प्राकृतिक होते हैं, इनमें जल की गहराई ज्यादा होती है, बड़ा बंदरगाह है भैया, है ना? और बंदरगाह में जहाज कई दिनों तक सुरक्षित खड़े रहते हैं। जबकि पतन क्या होते हैं, ये मानव निर्मित होते हैं, और जब मानव निर्मित होंगे ना तो गहराई भी कम होगी, और यहां पर जहाज आएंगे जाएंगे, है ना? बस एक हेल्प के लिए काम आते हैं। ओके जी। अच्छा देखिए, आपको क्वेश्चन बनता है पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है, ये आता है। देखिए, तो पतन की बात करें, अब पतन की बात करें तो पतन बंदरगाह दोनों ही है। मैं आपको बता दूं, जैसे ये पतन है, यहां पर कोई विशाखापट्टनम है, तो पतन का काम क्या होता है कि यहां पर जहाज आते हैं, व्यापारिक सुविधा के लिए निश्चित अवधि के लिए रुकते हैं। फिर इन पतनों पर गोदाम होते हैं, क्या होता है, गोदियां होती हैं। उन गोदामों में सामान छड़ाया जाता है, उतारा जाता है, दूसरा काम। तीसरा, ये गोदाम सड़क मार्ग के द्वारा या रेल मार्ग के द्वारा अन्य बाजारों से जुड़े होते हैं, जिससे सामान वहां पर पहुंचाया जा सके। खास बात देखिए आप कि यहां पर व्यापारिक सुविधा के लिए जहाज रुकते हैं, सामान को रखने के लिए गोदाम होते हैं, और पृष्ठ प्रदेश क्या होता है अभी बात करेंगे, जहां तक बंदरगाह अपनी सेवा उपलब्ध कराता है, सड़क या रेल मार्ग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। पोता आश्रय, यानी आश्रय देना, पोते को नहीं, पोत का मतलब जहाज होता है, जहाज को आश्रय देना। तो पोताश्रय समुद्र के पास वह कटे फटे भाग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कटा फटा भाग है इस तरीके से, जहां पर जहाज तूफानों से सुरक्षा के लिए या ईंधन के लिए आश्रय लेते हैं। बात ही आश्रय की है, यहां व्यापारिक उद्देश्य से नहीं है, यहां पर आश्रय लेने के लिए आ रहे हैं, तूफानों से आश्रय या फिर ईंधन के लिए वहां पर यह आश्रय लेने के लिए यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना है। पतन और पोताश्रय में अंतर आप कर देंगे। पतन और बंदरगाह मोस्ट लाइन है इसके अंदर। पहली लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश मार्ग कौन होते हैं, पतन बंदरगाह होते हैं।
अरे भैया, जब आपको पता है जब यूरोपीय जो लोग आए थे तो सबसे पहले कालीकट और कोचीन तो आए थे, वो यहाँ पर मुंबई तो आए थे, कोलकाता तो आए थे, वो पहले बीच में थोड़ी आए थे, वो हेलीकॉप्टर से उड़ के आ गए थे। तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहां से होता है? बंदरगाहों से होता है। इन पत्रों द्वारा यात्री व माल की व्यापार होता है। माल लादने के लिए, उतारने के लिए, भंडारण के लिए, परिवहन के लिए छोटी छोटी नौकाएं होती हैं जो अंदर तक जाती है, मान लीजिए। और एक पतन द्वारा निपटाया गया नौभार पतन के पश्च प्रदेश के विकास को बताता है कि ये पतन कितने क्षेत्र तक अपना पश्च प्रदेश विकसित कर रहा है, कितना व्यापार कर रहा है। देखिए आप आगे, पश्च प्रदेश किसे कहते हैं? पश्च प्रदेश देखिए आप, अगर हम बात करें यहां कोलकाता की, कोलकाता यहां पर पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड है, बिहार है, यूपी का भी पूर्वी भाग है, साथ में नेपाल और भूटान को भी अपनी सेवा दे रहा है। तो यानी कोई बंदरगाह, सुन लीजिए कान से, यानी कोई बंदरगाह जितने क्षेत्र तक अपनी सेवा उपलब्ध कराता है, जितने क्षेत्र तक व्यापारिक सेवा उपलब्ध कराता है, जहां तक उसके वो रेल मार्ग, सड़क मार्ग के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे हम पश्च प्रदेश कहते हैं। इसका क्वेश्चन क्या आया था 2018 में आया था कि अगर आप राजस्थान के व्यापारी हैं तो निम्न में से किस बंदरगाह का चयन करेंगे? तो उत्तर था कांडला बंदरगाह का। किसका करेंगे? कांडला का। ठीक है, वो पश्च प्रदेश से जुड़ा हुआ शब्द है। पतन के प्रकार व्यापार के आधार पर, यहां पर व्यापार के आधार पर पढ़ेंगे, स्थिति के आधार पर पतन पढ़ेंगे, और साथ में हम कार्यों के आधार पर पतन के प्रकार पढ़ेंगे। ओके जी। तो व्यापार के आधार पर औद्योगिक पतन, यानी यहां पर नो भार होता है, यानी हम कहते हैं ना उसको थोक व्यापार क्या आता है, यानी यहां पर अनाज का, चीनी का, इनका व्यापार क्या आता है, बड़े औद्योगिक पतन होते हैं। दूसरा है वाणिज्यिक पतन, यहां पर आप क्या करते हैं? विनिर्मित वस्तुओं का और साथ में यात्रियों का परिवहन किया जाता है। ये मोस्ट है विस्तृत पतन, और कुछ भी नहीं है। इसमें एक लाइन है कि संसार के सभी बड़े पतन जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं? जो विस्तृत पतन होते हैं या संसार के जो बड़े पतन होते हैं वो किस रूप में होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा आपके पास में विस्तृत पतन के रूप में होते हैं। ये याद कर लीजिएगा। ऑप्शन दीजिएगा, वाणिज्यिक, औद्योगिक, तो आपको विस्तृत हो गया। ये कार्यों के आधार पर आ गया। अब हम पढ़ेंगे अवस्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। देखिए, मैं एक बार बात कर रहा हूं आपके पास, ये हमारा भारत है प्यारा, यहां पर आपका कोलकाता है। अब कोलकाता बंदरगाह क्या है बेटा? आपके समुद्र तट से अंदर की ओर है, और ये अंदर की ओर है तो भैया जहाज तो ऐसा ही नहीं जमीन पर चलेगा, वो जहाज के पहिए तो होते नहीं है कि जमीन पर चल जाएगा। तो यहां पर एक नहर के द्वारा या नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है अंतर्देशीय पतन? अंतर्देशीय पतन वो पतन होते हैं जो समुद्र तट से अंदर की ओर विकसित होते हैं, अंदर की ओर विकसित होते हैं, तथा किसी नहर के द्वारा या नदी के द्वारा मुख्य समुद्र से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सामान्य शब्दों में आपको परिभाषा देनी है। क्या होगा अंतर्देशीय पतन? अंतर्देशीय पतन वो होते हैं जो समुद्र तट से अंदर की ओर स्थित होते हैं तथा किसी नदी या नहर के द्वारा वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कलकत्ता इसका उदाहरण है, कोलकाता इसका उदाहरण है, हुगली नदी के द्वारा। और देख लीजिए आप, इसमें यहां पर आप देखेंगे मैफिन्स है मिसिसिपी नदी पर। मैनचेस्टर, जिसको हम सूती वस्त्र कहते हैं इंग्लैंड, वो भी एक अंतर्देशीय पतन का उदाहरण है। मैनहिम, डुइसबर्ग, ये जर्मनी के, ये भी राइन नदी पर है। मैंने आपको पढ़ाया था कि राइन नदी सबसे ज्यादा विकास कहां कर रही है? जर्मनी में कर रही है। तो मैनहिम, डुइसबर्ग। ठीक है, कोलकाता हमारा है ही अंतर्देशीय पतन। स्थिति के बाद में ये होता है कि अगर मान लीजिए पतन बाहर की ओर हो, मैं यही बता देता हूं, पतन बाहर की ओर हो, तो कभी कभार क्या होता है कि कोई पतन यहां पर है और यहां पर बड़े जहाज नहीं जा पा रहे हैं, तो यहीं पर बाहरी एक पतन विकसित होता है, उसे बाह्य पतन कहते हैं। बाह्य पतन क्या होते हैं कि जब बड़े जहाज अपने पैतृक पतन में नहीं जाते हैं, तो ये जो पतन होते हैं बाह्य पतन, ये सामान उतार लेते हैं, फिर छोटी छोटी नावों के द्वारा उन्हें पैतृक पतन तक सामान को पहुंचाया जाता है। तो बाह्य पतन क्या होंगे? बाह्य पतन वे पतन होते हैं जो समुद्र, जो अपने मुख्य पतन या पैतृक पतन से बाहर की ओर होते हैं, और वहां पर जो बड़े जहाज न जाने के कारण उन पतनों पर, बाह्य पतनों पर अपने सामान को उतारते हैं, छोटी छोटी नावों के द्वारा उन्हें पैतृक पतन तक पहुंचाया जाता है। यूनान का पिरेइस पतन इसका उदाहरण है। आप याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। यूनान का पिरेइस पतन या बाह्य पतन का उदाहरण दीजिए, तो यूनान का पिरेइस पतन। अब कार्यों के आधार पतनों के प्रकार, बड़ा ही शानदार टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तेल पतन। देखिए, तेल पतन नाम से स्पष्ट है, इसको हम टैंकर पतन भी कहते हैं, इसको हम तेल शोधन पतन भी कहते हैं, तेल शोधन पतन भी कहते हैं। यानी ऐसे पतन जहां पर तेल का पहले तो क्या होगा? भंडारण होगा, शोधन होगा,
और फिर उनका परिवहन किया जाएगा। उन्हें हम टैंकर पतन, तेल पतन या तेल शोधन पतन कहते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हम वेनेजुएला की बात करेंगे ना बेटा, वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला की कौन सा पतन है? माराकाइबो। अरे इसको क्यों मारा? माराकाइबो। दूसरा, अगर हम ट्यूनीशिया की बात करते हैं, ट्यूनीशिया की, तो ट्यूनीशिया का पतन है एस्खिरा, एस्खिरा। अगर हम लेबनान की बात करते हैं तो लेबनान की राजधानी आ जाएगा त्रिपोली। और अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान का तो बहुत फेमस है अबादान, है ना। ईरान का पहले नाम था पर्शिया, तो पर्शिया भी बोल देता है, यह अबादान। ये तेल पतन के उदाहरण है। आपसे पूछ सकता है कि 3 पतनों के उदाहरण दो, तेल पतन के 3 दो, आपको 4 दे दिए, आपको लिखने हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, अब देखिए वेनेजुएला, ट्यूनीशिया, लेबनान और ईरान। आगे देखिए आप इसके अंदर मार्ग पतन, विश्राम पतन, नाम से स्पष्ट है, अरे रेस्ट करना है आपको। तो ये पतन लंबी समुद्री दूरी पर, लंबी समुद्री दूरी पर बड़े जहाजों या जहाज होते हैं उनके विश्राम के लिए बनाए जाते हैं। यहां पर जहाज क्या करते हैं? ईंधन लेते हैं, जहाज भोजन लेते हैं, पीने के लिए पानी लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका? मार्ग पतन, विश्राम पतन किसे कहते हैं? कि लंबी दूरी तक, लंबी दूरी को तय करने में पतन जहां पर आश्रय लेते हैं, विश्राम करते हैं, किसके लिए? आपके ईंधन के लिए, भोजन के लिए या फिर पेयजल के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? मार्ग पतन कहते हैं। अगर हम मार्ग पतन का नाम लें, अगर भूमध्य सागरीय, हिंद महासागरीय जलमार्ग की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, वहां पर मैं थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं, मैं ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आप, अगर भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग की बात कर रहे थे तो आपको मैंने बताया था अदन, तो ये अदन पतन था जो एक मार्ग पतन का काम कर रहा था, ठीक है। अगर हम बात करें यहां से आप जा रहे थे तो यहाँ होनोलुलु था जो हवाई द्वीप पर था। अगर हम यहां से हिंद महासागर में, प्रशांत में चलेंगे तो यहां पर कौन सा पतन था आपके पास में? हांगकांग भी कर सकते हैं, सिंगापुर कर सकते हैं, सिंगापुर पतन था। अच्छा, अभी मैंने नाम लिए कुछ, वो आए थे वेनेजुएला, तो वेनेजुएला कहां है आपके पास? ये वेनेजुएला है ना। आपके पास में ये लेबनान है, त्रिपोली है, लेबनान का त्रिपोली, आप ये कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपके में। तो इसके एग्जाम्पल क्या किए सर आपने मार्ग पतन के? आपके आएंगे इसमें अदन आएगा, अदन आएगा सर, अदन आएगा। अदन के बाद में आप इसमें सिंगापुर कर सकते हैं, और फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं? होनोलुलु कर सकते हैं। अब देखिए आंत्रपोपतन, आंत्रपोपतन को एकत्रण पतन कहते हैं। एकत्रण, इकट्ठा करना है भैया, एकत्रण पतन। तो यहां पर निर्यात करने वाली वस्तुएं या आयात करने वाली, जो निर्यात करने वस्तुएं जो बेचते हैं अपन, उन वस्तुओं को, यानी यहां पर इन पतनों पर निर्यात होने वाली वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है, उनको यहां से पतन के द्वारा भेजा जाता है, इसलिए इसको एकत्रण पतन भी कहते हैं। आंत्रपोपतन या एकत्र पतन कहते हैं, यहां से निर्यात होने वाली वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। अब मैं बात करूं, जैसे सर एशिया की अगर बात करें तो एशिया में ये पतन कौन सा है? तो सिंगापुर नाम आ जाएगा। कौन सा? आंत्रपोपतन। आंत्रपो का नाम ही एकत्रण, याद करना, इकट्ठा करना है, निर्यात जो भी करना है, बेचना है, लाओ भी इकट्ठा कर लो। वैसे अगर हम यूरोप में बात करें तो यूरोप में नीदरलैंड का रोटरडम, ये कहां पर है? ये नीदरलैंड में है। अगर हम बाल्टिक क्षेत्र के अंदर बात करें, बाल्टिक क्षेत्र में बात करें तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ये भी क्या है? आपके आंत्रपोपतन या एकत्र पतन का उदाहरण है। नौसेना पतन काफी मोस्ट एग्जांपल। नौसेना पतन ये सामरिक महत्व के होते हैं। यहां पर जहाजों की क्या की जाती है? मरम्मत की जाती है, रखाव किया जाता है। ये सब क्या होते हैं? सामरिक महत्व के होते हैं। इनको ब्रिटिश काल के अंदर बनाया गया था। 2 उदाहरण है, एक तो कोचीन और एक है कारवाड़। बस 2 ही उदाहरण दे रखे हैं आपके। कोचीन कौन सा है? ये केरल में है, और कारवाड़, इसको दोबारा लिख लेते हैं, कारवाड़, ये कहां पर है? ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये नौसेना पतन हो गए। दोनों एग्जांपल याद कर लेना बेटा आप, है ना। पैकेट स्टेशन या फेरी पतन बड़ा ही शानदार है। ये क्या होता है कि छोटी दूरी तय करने के लिए, छोटी दूरी तय करने के लिए जलीय क्षेत्र के आर पार बने होते हैं, जलीय क्षेत्र के आर पार बने होते हैं। यानी जल का भाग, जैसे मान लीजिए मैं यूं कहूं कि यहां पर ये जल का भाग आ गया, तो यहां पर
एक पतन तो आपके मान लीजिए यहां पर है, एक पतन यहां है, मतलब बीच में जल आ गया, ऐसे होते हैं। जलीय क्षेत्र के आर पार बने होते हैं, आर पार बने होते हैं, यानी छोटी दूरी तय करने के लिए जलीय क्षेत्र के आर पार बने होते हैं। यहां पर वस्तुओं को उनका संग्रहण किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए आप, उदाहरण मैं आपको बताऊं, अगर यहां पर मैं लेता हूं, अगर इसको मैं इंग्लैंड लेता हूं, तो इंग्लैंड में तो है डोवर पतन, डोवर, ठीक है। और फ्रांस में आप ले लीजिए कैलाइस पतन। कौन सा? कैलाइस पतन। और ये जलीय राशि कौन सी है सर? सर जलीय राशि कौन सी है? ये सर इंग्लिश चैनल है। देख लीजिए आप, यहां पर मैं यहां बात करूं आपसे कि देखिए ये तो आपका फ्रांस हो गया, ये तो आपका फ्रांस हो गया, ये आपका इंग्लैंड हो गया, बीच में इंग्लिश चैनल है। तो यहां पर तो है डोवर पतन और यहां पर है केलाइस पतन। आप यूं याद कर सकते हैं कि इंग्लैंड डोवर, डोवर से याद कर सकते हैं कि उन्होंने कभी बार लिखते थे कि डॉग नॉट अलाउ, है ना, डॉग नॉट अलाउ। इंग्लैंड से था डोवर, डोवर एक कुत्ते का नाम होता है, ये मान कर लीजिए। तो डोवर कहां हो जाएगा? इंग्लैंड में हो जाएगा। और कैलाइस कहां हो जाएगा? फ्रांस में हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए? फेरी पतन हमारे पास में हो गए हैं, ठीक है। तो सर जी हमने आज पढ़ लिया है, पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, विश्व स्तर पे पढ़ा है हमने। व्यापार कितने प्रकार का होता है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। इसके बाद में व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक कौन, संसाधनों की भिन्नता, जनसंख्या का आकार, ये पढ़ा हमने। विदेशी निवेश की सीमा पढ़ी हमने। बहुपार्श्विक और हमने द्विपार्श्विक जरूर पढ़ा, जो बहुत मोस्ट है। गेट के बारे में पढ़ा, W2 के बारे में पढ़ा, W2 के कार्य पढ़े हमने। बंदरगाह, पतन या पोताश्रय में क्या अंतर होता है पढ़ा कि भाई पतन तो व्यापार के उद्देश्य से होते हैं, पोताश्रय आश्रय लेने के हिसाब से होते हैं। फिर हमने व्यापार के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से और कार्यों के हिसाब से पतनों के प्रकार पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। छोटे छोटे प्रश्न बस यहीं से बनेंगे आपके एग्जाम्पल, कोचिन, कारवाड़, है ना, और आपके पास में आंतरिक पतन के उदाहरण दे दे। और ये ज्यादा मोस्ट है कि आपको इन चारों में से कोई भी पूछ सकता है कि यहाँ पर तेल पतन के 4 उदाहरण या 2 उदाहरण दीजिए। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेकर आऊंगा। आपकी एक बुक हो चुकी है, नेक्स्ट बुक हम जल्दी ही शुरू करेंगे। आप बस यूं ही पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक यू बेटा।